सोचो, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 5000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जब दुनिया के ज्यादातर लोग अभी स्टोन टूल्स से अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन उस सिविलाइजेशन में कुछ लोग लिखना सीख रहे थे, कुछ लोग स्टार्स का मैप बना रहे थे और कुछ मरने के बाद की जिंदगी पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। और फिर एक दिन बिना किसी वार्निंग के ये सब कुछ गायब हो गया। कैसे एक सिविलाइजेशन जो हजारों साल तक जिंदा रही अचानक कोलैप्स कर गई? कौन थे ये लोग जिन्हें हम एंशिएंट इजिप्शियंस कहते हैं, और उनके पिरामिड्स के पीछे क्या सच में कोई राज छिपा था? उन रेगिस्तानों में जहां इंसान ने पहली बार लिखना, सोचना और मरने के बाद भी जीना सीखा। यह है एंशिएंट इजिप्ट की कहानी। एक कहानी पावर की, फेथ की और एक ऐसी रेस की जो अमर होने के सपने देख रही थी। इजिप्ट की कहानी शुरू होती है नाइल रिवर से। नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी। हर साल ये अपने किनारों पर फ्लड लाती थी और छोड़ जाती थी एक नई फर्टिल मिट्टी। उसी मिट्टी ने उन रेगिस्तानों को जीवन दिया जहां इंसान ने पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन बनाई। 3100 BCE के आसपास दो अलग अलग रीजन्स, अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट, को एक राजा ने जोड़ा, किंग नार्मर या फिर मेनेस। वही नार्मर जिसे आज हम इजिप्ट का पहला फेरो कहते हैं। फेरो सिर्फ एक सिंपल रूलर नहीं था, इसका मतलब था ग्रेट हाउस। इजिप्शियंस के लिए फेरो सिर्फ इंसान नहीं था, वो उनके भगवान का जिंदा रूप था, एक डिवाइन बीइंग जो हेवन और अर्थ के बीच का ब्रिज था। और यही आइडिया, यही फेथ इजिप्ट की पॉलिटिकल और रिलीजियस का फाउंडेशन बना। फेरो ही था जिसके हाथ में पावर थी और जिसके पास थी इमॉर्टैलिटी की चाबी। अब शुरू होती है ओल्ड किंगडम की कहानी। 2686 से 2181 BCE तक का यह पीरियड इजिप्ट की गोल्डन बिगिनिंग था। इसी दौरान उन्होंने दुनिया को दिए वो मॉन्यूमेंट्स जिन्होंने आज भी इंसानियत को हैरान कर रखा है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। सबसे पहला स्टेप पिरामिड बनवाया गया फेरो जोसर के रूल में और उसके आर्किटेक्ट थे इम्होटेप। हाँ, वही इम्होटेप जिसका नाम बाद में ममी मूवीज में विलन बना दिया गया। लेकिन असल में इम्होटेप एक साइंटिस्ट, इंजीनियर और विजनरी आर्किटेक्ट था जिसने पत्थर की आर्किटेक्चर की फाउंडेशन रखी। फिर आए खुफू, खाफरे और मेनकौरे। उन्होंने बनवाए वो 3 पिरामिड्स जो आज भी दुनिया के साथ खड़े हैं, जैसे टाइम खुद रुक गया हो। खुफू का ग्रेट पिरामिड 146 मीटर ऊंचा। जरा सोचो, बिना क्रेन्स, बिना आयरन टूल्स, बिना मॉडर्न मशीन्स के उन्होंने 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में लगाए। हर ब्लॉक इतना परफेक्टली फिटेड था कि एक रेजर ब्लेड भी उनके बीच नहीं घुस सकता था। कैसे? यह सवाल आज भी साइंटिस्ट्स के लिए एक मिस्ट्री है। कुछ कहते हैं रैम्स का यूज हुआ, कुछ पुलिस का और कुछ कहते हैं एलियंस। हाँ, एलियंस, क्योंकि जब इंसान किसी चीज का लॉजिक नहीं समझ पाता तो वो दोष किसी और पर डाल देता है। लेकिन सच्चाई यह है, इजिप्शियंस ने यह सब अपने दिमाग और डिसिप्लिन से बनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर विल हो तो रेगिस्तान के बीच भी इटर्निटी खड़ी की जा सकती है। लेकिन इजिप्शियंस का सबसे बड़ा ऑब्सेशन था डेथ, या यूं कहें आफ्टर लाइफ। उनका मानना था कि मरने के बाद भी लाइफ कंटिन्यू रहता है और इसी इटर्नल लाइफ के लिए उन्होंने डेवलप किया एक प्रोसेस, ममिफिकेशन। जब कोई रॉयल या नोबल व्यक्ति मरता था तो उसके ऑर्गन्स केयरफुली से निकाले जाते थे। शरीर को नेट्रॉन सॉल्ट से सुखाकर लिनन बैंडेजेस में लपेटा जाता था। फिर उसे रखा जाता था एक स्टोन कॉफिन में, सार्कोफेगस। साथ रखी जाती थी उसकी फेवरेट ऑब्जेक्ट्स, ज्वेलरी, फूड, वेपन्स, ताकि उसे आफ्टर लाइफ में किसी चीज की कमी न हो। और साथ रखा जाता था द बुक ऑफ द डेड, एक गाइड जिसमें लिखा होता था कि आत्मा कैसे अंडरवर्ल्ड दुआट को क्रॉस करे और जजमेंट के बाद फील्ड ऑफ रीड्स यानी इजिप्शियन हेवंस तक पहुंचे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। सोल को जजमेंट फेस करना पड़ता था, जहां उसके दिल को फेदर ऑफ ट्रूथ के अगेंस्ट तौला जाता था। अगर तुम्हारा दिल पाप से भारी निकला तो एक मॉन्स्टर एमिट, जिसका चेहरा क्रोकोडाइल का, शरीर लायन का और पैर हिपोपोटामस के, तुम्हारी सोल को खा जाता था। बस खत्म। नो आफ्टर लाइफ, नो सेकंड चांस। इजिप्शियंस के लिए डेथ एंड नहीं थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। और इसी बिलीफ ने उनकी आर्ट, उनके टेम्पल्स और उनके मॉन्यूमेंट्स को इमॉर्टल बना दिया। लेकिन हर सिविलाइजेशन के साथ होता है गोल्डन एज के बाद एक डाउनफॉल। ओल्ड किंगडम के बाद अकाल, सूखा और पॉलिटिकल केओस ने इजिप्ट को हिला दिया। देश टूट गया, पावर डिवाइड हो गई और अराजकता ने उन्हें फिर नीचे ला दिया। लेकिन इजिप्ट ने हार नहीं मानी। फिर आई मिडिल किंगडम। यहाँ के रूलर्स प्रैक्टिकल थे, एक्सपेंशन कम, गवर्नेंस अधिक। वे समझ गए थे कि एक सिविलाइजेशन केवल मॉन्यूमेंट्स से नहीं, स्टेबिलिटी से बनती है। और कुछ टाइम तक पीस रहा, लेकिन हमेशा की तरह पीस परमानेंट नहीं होती। नॉर्थ से आए हिक्सॉस, एक फॉरेन वॉरियर ट्राइब जिनके पास थी नई टेक्नोलॉजी, हॉर्सेस और चैरियट्स। इजिप्शियंस के लिए यह एक शॉक था। उन्होंने पहली बार समझा कि सर्वाइव करने के लिए चेंज एक्सेप्ट करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ न्यू किंगडम, इजिप्ट का गोल्डन रीबर्थ। न्यू किंगडम एक ईरा जब इजिप्ट अपने पीक पर था। ट्रेड, मिलिट्री पावर, कल्चर, सब कुछ पीक पर। इसी दौरान में आए कुछ ऐसे रूलर्स जिन्होंने हिस्ट्री को शेप दिया। सबसे पहले हाटशेप्सुट, एक फीमेल फेरो जिसने प्रूव किया कि पावर जेंडर पर डिपेंड नहीं करती। उसने इजिप्ट को पीस और प्रॉस्पेरिटी दी और उसके मॉन्यूमेंट्स आज भी खड़े हैं, एक साइलेंट रिमाइंडर कि विमेंस ने भी एम्पायर्स बनाए हैं। फिर आए अखेनातेन, एक विजनरी या शायद एक सन की किंग। उसने पूरे रिलीजन को बदलने की कोशिश की और एक ही गॉड की वर्शिप शुरू की, अटेन द सन डिस्क। उसकी पत्नी थी नेफरतिटी, जिसका
नाम आज भी ब्यूटी और ग्रेस का सिंबल है, लेकिन जब लोगों ने उसके नए रिलीजन को रिजेक्ट किया, इजिप्ट फिर से टर्मोइल में डूब गया और उसी अराजकता के बीच जन्म हुआ एक यंग फेरो का, टूतनखमुन, जिसे दुनिया किंग टूट के नाम से जानती है। वह केवल 19 की एज में मर गया, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। 1992 में जब उसका टूम ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने खोला तो दुनिया हिल गई। एक टूम जो हजारों सालों तक अनटच्ड रहा था। उसके भीतर मिले ट्रेजर्स, ज्वेलरी और उसका गोल्डन मास्क सबने दुनिया को चौंका दिया। और फिर लोगों ने देखा, जिन्होंने उस टूम को खोला वे एक एक कर मरने लगे। कोइंसिडेंस या कर्स ऑफ द फेरोज? ये मिस्ट्री आज तक जिंदा है, लेकिन हर एम्पायर का एक एंड लिखा होता है। न्यू किंगडम के बाद फेरो कमजोर पड़ने लगे। प्रीस्ट्स और नोबल्स के बीच पावर स्ट्रगल बढ़ता गया और फॉरेन इन्वेजन्स ने इजिप्ट को फिर से तोड़ दिया। पहले आए लिबियंस, फिर असीरियंस और फिर पर्शियंस। और जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आया एक नाम, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर ने इजिप्ट को कॉन्कर करके एक नई सिटी बनाई, अलेक्जेंड्रिया। यहाँ बना दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। एक जगह जहाँ एंशिएंट वर्ल्ड का नॉलेज लिखा था, लेकिन नॉलेज भी कभी कभी कर्स बन जाता है, क्योंकि जब वह लाइब्रेरी जल गया तो उसके साथ ही जल गया इजिप्ट का अपना पास्ट। वो पेजेस, वो स्क्रोल्स, वो लिखी हुई जिंदगियां सब राख में मिल गईं। और फिर आई एक और शासक, क्लियोपैट्रा, इजिप्ट की लास्ट फेरो, एक इंटेलिजेंट, चार्मिंग और फियरलेस रूलर। उसने डिप्लोमेसी से रोम के एम्परर्स को मैनिपुलेट किया अपने देश को बचाने के लिए। लेकिन जब रोमन एम्पायर ने इजिप्ट पर फुल कंट्रोल कर लिया, क्लियोपैट्रा ने समझा कि उसका वर्ल्ड खत्म हो गया है और उसने अपनी जान दे दी। उसके साथ इजिप्ट का इंडिपेंडेंट ईरा भी समाप्त हो गया। लेकिन इजिप्ट खत्म नहीं हुआ, वो आज भी जिंदा है, अपने मॉन्यूमेंट्स में, अपनी मीथ्स में और हम सबके अंदर। सोचो, एक सिविलाइजेशन जो 3000 साल तक जिंदा रही, जिन्होंने पहले डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स को जन्म दिया, जिनके कैलेंडर और आर्ट ने मॉडर्न दुनिया की बेस बनाया। उनका बिलीफ, उनका डिसिप्लिन, उनका विजन, सब कुछ आज भी हमारी सिविलाइजेशन के डीएनए में है। उनके मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, मैन इज मॉर्टल बट सिविलाइजेशन कैन बी इटर्नल इफ वी लर्न फ्रॉम आवर पास्ट। इजिप्ट गिरा, लेकिन उसके बाद उभरा एक और एम्पायर, और भी पावरफुल, जिसका कानून, आर्किटेक्चर और आर्मी आज भी मॉडर्न दुनिया की फाउंडेशन है। उसका नाम था द रोमन एम्पायर। अगर तुम्हें एंशिएंट इजिप्ट की कहानी पसंद आई तो अब जरूर देखना द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।